नमस्ते बच्चों। आज फिर से एक बार टीएमसी के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी, जो पूर्णिया बिहार से हैं, इनका पाठ ठेस पूरक पठन में है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठेस ठेस यानी कि जब कोई दर्द होता है, दुख होता है, या कोई बात हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है, तो दुख पहुंचाती है, दुख भरी कहानी। तो ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वाक्य कि जो हमको नहीं भाता है और सामने वाले से हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, कि उसको हम उल्टा जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे मन की जो धारणा होती है, हमारे मन की जो भावना होती है, और हमारे आंख से आंसू तो नहीं निकलते हैं लेकिन हमारा दिल रो पड़ता है, तो उसे ठेस कहते हैं, यानी कि बुरा अनुभव, दुखी अनुभव। एक नया जमाना फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र जी ने काम किया है। वे अच्छे राइटर हैं, आंचलिक कहानियों के राइटर दिखाए उसमें। तो वो अपनी कहानी लिखते हैं और उनके पास पब्लिश करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे होते कोई फाइनेंसर, मतलब पैसा देकर उनकी किताबें छपवाने वाले, दूसरों की किताबें छपवाते हैं, तो उनको वो अपनी कहानी देते हैं। और वो महाशय जी क्या करते हैं, अपना नाम, अपना फोटो, सब कुछ अपना उसमें छपवा कर कि वो उन्होंने किताब लिखी है, इस तरह से पब्लिश हो जाती है। और वो तो अमीर थे ही, उसमें से और अमीर हो जाते हैं, उसमें से उनको और बड़ा नाम भी हो जाता है। और जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरी कहानी है, ये तो मैंने लिखा है, अभी उनसे वो कुछ कर भी नहीं पाता, कि मतलब ना झगड़ा कर पाते हैं, ना पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो जिस माहौल में पड़े बले हैं, तो वो उनका मन ये करने को धजता नहीं है कि मैं इनके खिलाफ मैं क्या करूं, झगड़ा करूं, मारामारी करूं, इनको गाली गलौज करूं, क्या करूं। वो कुछ उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो उस वक्त वो रो पड़ते कि दुनिया वो दुनिया, तेरा जवाब नहीं, तेरी जफाओं का, तेरी वफाओं का कोई हिसाब नहीं। इस तरह से उनको बोलते हैं कि तुम्हारे मुख में गुलाबों का, फूलों का नाम है, तुम्हारे बातों में आसमान तारों का जिक्र है, और तुम्हारी बातों में क्या है, खुशबू है फूलों की, लेकिन तुम्हारे दामन में क्या है, सिर्फ कांटे भरे हुए हैं। और जो लोगों के दामन में सिर्फ कांटे भरे होते हैं, उनकी वाणी भी वैसी होती है जो लोगों को तकलीफ देती है, लोगों को पीड़ा देती है। और उस पीड़ा की वजह से जब उनकी आंख से आंसू नहीं निकलते, लेकिन उनके हृदय से आंसू निकलते हैं, और जब हृदय से आंसू निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ठेस, दुख भरी कहानी, बुरा अनुभव। तो आज हम इसमें देख रहे हैं, देखेंगे। देखिए, पेज नंबर है 42। ओके, इनका परिचय देखिए। उनका जन्म हुआ है 1921 पूर्णिया बिहार से, और मृत्यु उनकी हुई है 1977 में। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले, कथाधारा का रुख बदलने वाले, जैसे कि लोग अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, अलग अलग उनको जो अनुभव आता है वो लिखते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो जीवन में चल रहा है या जीवन में जो घट रहा है, जीवन में जो खो गया है, उसको लिखने को कोई धजता नहीं है, आगे नहीं आता है। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है, ये हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले हैं। आजादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा इनको दी गई है। प्रेमचंद ये बड़े पैमाने पे बड़े एक नंबर के लेखक, तो उनका जिक्र जब आता है तो इनका नाम लिया जाता है। आपकी कहानियों के उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा और भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। आंचलिक, आंचलिक यानी कि उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, जैसे कि हम बोलते हैं कि मराठी में बोलते हैं ना, वारली, कोष्टी, कोळी, जैसे आदिवासी,
तो उनका एक रहन सहन का तरीका अलग होता है, उनका खाने पीने का एक तरीका अलग होता है, उनका बात करने का लहजा एक अलग होता है। तो जैसे मराठी और अमराठी ऐसे बोलते हैं, जैसे हिंदी और अहिंदी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो बिहार में जो भाषाएं होती है कि जैसे हम बोलते हैं कि का रे का करबू का करत हो, खाना वाना खाया का नहीं, हाँ, ऐसा मतलब उनके जो भाषा का लहजा होता है। हम हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ, क्या करते हो, खाना वाना खाया कि नहीं, इस तरह से पूछते हो। तो उसी तरह से भाषा का जो लहजा होता है, जो भाषा शैली होती है, वो अलग अलग होती है। तो उस तरह से इनकी जो रहन सहन और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो पुरानी किस्म की है, पुरानी संस्कृति। तो उसे आंचलिक कहानी कहा जाता है। और इस आंचलिक कहानी को में सबसे नंबर 1 पे जो है वो लोग हैं राजेंद्र अवस्थी, कांति वर्मा, महेंद्र चतुर्वेदी, सुरेश सिन्हा। और दूसरे नंबर पे है आचार्य नंदू दुलारे, वाजपेयी, डॉक्टर हरदयाल और एवं डॉक्टर धनंजय वर्मा, डॉक्टर रामदरस मिश्रा। ये दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन जी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी, और इनके बारे में हम आज देख रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है ठेस पाठ, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। गद्य संबंधी में लिखा जाए तो प्रस्तुत कहानी आंचलिक जो है इस बिहार ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, उसकी कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान को आदि को बड़े सुंदर ढंग से पेश किया है। कलाकार, कलाकार मतलब हर एक इंसान, हर एक मानव, हर किसी न किसी के पास एक कला होती है। इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी, जो भी इंसान है, उसके पास कला होती ही होती है। अगर समझो छोटा कुत्ते का पिल्ला भी अगर छोटा होगा, या तो छोटी बिल्ली की भी पिल्ली होगी, तो भी वे अपने ही होशियारी से, अगर तो आपने किसी को घर में देखा होगा तो कितने होशियार होते हैं। अगर आप उनको खाना खिलाओ तो वो खाना जो खाते हैं वो बर्तन अपना उठा के बाजू में रखते हैं, वो बर्तन उठाकर अपने मालिक को लाके देते हैं। मतलब उनमें जो एक होशियारी होती है, अपने अंदर वो उपजत होती है। कलाकारी, कलाकारी में जैसे हमारी दीवारों पे लिखते हैं वारली पेंटिंग कलाकारी, कोई रंगोली से चित्र बनाता है, कोई पेपर पेंटिंग से चित्र बनाता है। तो कलाकारी अलग अलग होती है। कोई वस्तु बनाता है, कोई पुराने कपड़ों से अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाता है। अभी तो हम लोग कोरोना 19 कोविड-19 में जी रहे हैं, तो मास्क बनाते हैं, अलग अलग मास्क बनाते हैं। कैसे कैसे मास्क बनाते हैं, हीरे के सोने के भी मास्क बनाते हैं, उनके जो पुराने कपड़ों को भी मास्क बनाते हैं। तो कलाकारी, कलाकारी ये अलग अलग किस्म की कलाकारी होती है। और ये जो इस पाठ में सिरचन नाम का जो एक सदस्य है, वो सदस्य एक ऐसा कलाकार है कि उस कलाकार की जो कारीगरी है वो सोनार से भी बड़ी है। जैसे सोनार सोने में डिजाइन करता है, सोना तप तप तपाता है, गरम करता है, फिर उसको मोल्ड में डाल के आकार बनाता है, हार बनाता है, अंगूठिया बनाता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाता है। लेकिन उससे भी बड़ी कलाकारी है इस सिरचन की। तो किस तरह से है सिरचन की कलाकारी, और किस तरह से वो अपने स्वाभिमान को गरीब होते हुए भी ठेस पहुंचने नहीं देता, और किस तरह से वो सामने वाले का परिस्थिति का, सिचुएशन का वो किस तरह से सामना करता है, इस पार्ट में हमें देखना है। देखिए चल शुरू करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। खेती बाड़ी के समय यानी कि जब खेती बाड़ी होती है तो उस वक्त सिरचन की गिनती नहीं होती। सिरचन की गिनती क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बहुत आलसी है, काम में होशियार है, कारीगर है, लेकिन वो आलसी है। तो लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। बेकार यानी कि बिना काम का, कोई काम का नहीं, बेकार ही समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसे बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी डुलाता हुआ यानी कि वो जो कोयता होता है, जैसे हम मराठी में उसे कोयता बोलते हैं, वो कोयता लेके पगडंडी से अपने पाउल होते ना फुटपाथ, वहां से वो चलते चलते हिलते डुलते आता है। तब तक दूसरे लोगों का
एक तिहाई काम हो भी जाता है। लोगों का नाश्ता होकर खाना खाने का वक्त होता है, उस वक्त ये सिरचन वहां तक पहुंचता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, एक समय था। आज क्या हो गया, वो मुफ्तखोर मतलब मुफ्त में खाने वाला। कामचोर यानी कि अगर वो काम करता है, अच्छा लगा तो किया, नहीं किया तो छोड़ दिया, इस तरह से वो काम करता है। चटोर, चटोर यानी कि उसको स्वादु लोलुप, अच्छी अच्छी चीजें खाने को चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन काम के पीछे वो आलसी रहता है। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया, मड़ैया यानी कि झोपड़ी। तो उस झोपड़ी में, झोपड़ी के पास उसकी सवारियां मतलब, अरे सिरचंद दादा, दो ना बाबा थोड़ी शीतल पाटी बनाकर, शीतल पाटी यानी कि उस घास की बनाई हुई चटाई, तो बाबा हमको देना बना के, इस दुनिया में तो अभी कोई नहीं है, इस गांव में भी कोई नहीं है, एक तू ही इंसान है, एक तू ही है जो हमको, तेरे पास ही वो कारीगरी बच गई है, तू देना हमको बना के, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह से उसकी विनती करते हैं। ऐसा एक जमाना था। और आज जमाना ऐसा है कि वो इतना आलसी बन गया है कि उसको कोई, जैसे कोई जरूरत ही नहीं। अगर वो किसी का यहाँ काम करने जाता भी है, तो वहां पर उसे अगर समझो अच्छा भोजन मिले, अच्छा भोग मिले, खा लिया, कोई किसी ने उसे अच्छे मोहर वाली धोती दिलाई दी, ले ली और काम करके चला गया, बस। किसी ने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, किसी ने उसको बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, इतना वो ध्यान में रखता है कि कोई मेरा अपमान ना करे। आगे देखिए। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो यानी कि जो चटाई होती है उसको हम एक जोड़ा बनवा कर भेज दो, इस तरह से आपको संदेशा भेजा है। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं हैं। तो उस तरह से सिरचन को अगर बुलाना है किसी काम में, तो सिरचन को भोग क्या क्या लगेगा, इस तरह से लेखक पूछते हैं। माँ बोलती है, माँ हंसकर बोलती है जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के के बाद एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है। मतलब वो इस तरह से बोलती है कि नाखून से काट कर यानी कि अगर किसी को परोसो खाना, तो अरे दिल से दो, कि उसका पेट भरे, उसका आत्मा संतुष्ट हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई दिया दिया नहीं दिया, परोसा परोसा नहीं परोसा, पूछते हैं कि दो दो परोसू, लेकिन परोसते नहीं है, पेट भर नहीं देते हैं। तो इस तरह से वो उसका अपमान कर दिया कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हमारी मामूली लोगों की घरवाली बनाती है। मतलब हमारे लोग इतने, हम लोग गरीब है, फिर भी हम लोग किसी को भी अगर देना है तो हाथ खोल कर देते हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती है, हुलस कर आनंदित होकर, एकदम उत्तेजित होकर बोलती है, माँ आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई। नेनू मत रही थी यानी कि दही का ये निकाल रही थी, दही से बटर निकाल रही थी, लोणी। घी की खकरोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। खखोरन, खखोरन यानी घी की परत। जब वो घी गर्म होता है, वो गर्म होने के बाद ठंडा होता है, उसके ऊपर जो परत आती है उसको घी की खकोरन बोलते हैं। तो वो खकोरन उसको बहुत पसंद थी। किसके साथ में, चूड़ा। चूड़ा यानी के चिवड़ा, जैसे हम लोग पोहा का चिवड़ा, मकई का चिवड़ा, इस तरह से अलग अलग हम लोग चिवड़े बनाते हैं। चावल के फूले हुए दानों का चिवड़ा,
जवारी का, फूले हुए दानों का चिवड़ा, तो अलग अलग चिवड़े होते हैं। तो उसको वो चिवड़े के साथ क्या पसंद था? घी की खकोरन। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद भेजना यानी कि संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है। क्या संदेश भेजा है? ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी, मोती यानी कि घास, और शीतल पार्टी यानी कि घास की चटाई। इसमें वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ घास किस तरह से होती है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टियां कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल का हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। मतलब धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे वो काम करता है कि वो काम करते करते वो ऐसे ही बैठ जाता है और बातों में लग जाता है। मतलब गप्पे ज्यादा लगाता है और काम कम करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे की करवा लीजिए। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। मतलब अगर समझो उसको किसी ने बोला कि अरे तू जल्दी जल्दी काम कर, क्यों इतने गप्पे लड़ाता है, तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। गेहूं सांप की तरह यानी कि जिस सांप का रंग गेहूं का होता है, उस सांप की तरह वो अपना फणा निकाल कर, फन निकाल कर क्या बोल करता है कि चलो मैं नहीं काम करूंगा, मैं क्या मुंह जोर है, मैं कामचोर नहीं हूं। इस तरह से जोर से बात करता है। बिना मजदूरी के पेट भर बात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। सिरचन को लोग चटोर समझते हैं क्योंकि जहां पर कहीं अच्छा भोजन मिले, अच्छा भोग मिले, अच्छा खाना मिले, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, घी की खकरन, चिवड़ा, ऐसे दाल चावल बघार वाला, ऐसा अच्छा अच्छा खाना मिलेगा उसको, तो वहीं पर वो काम अच्छे से करेगा। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, इसके दो बात होते हैं। एक तो दुम हिलाते हुआ यानी कि जहां कहीं भी होगा वो दौड़ के आ जाएगा अपना काम छोड़कर, और दुम कौन हिलाता है? कुत्ते की जैसे आ जाएगा, इस तरह से। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई खत्म। मतलब अगर समझो उसको खाने पीने की इसमें अगर कोई चिकनाई कम हुई, कोई अच्छा पदार्थ उसको आप नहीं खाने को दे पाए, वक्त पर नहीं दिया, तो भी वो अपना काम की उसकी चिकनाई खत्म, वो काम छोड़ के चला जाएगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अधक पाली यानी के आधा, आधा माथा ठनकना, अधक पाली, जिसे हम लोग मराठी में बोलते हैं कि अर्धशीश, इस तरह। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। ऐसे वो बोल के जाता है किसी दिन आके पूरा कर दूंगा, लेकिन पूरा काम होने के बाद थोड़ा सा काम रख देगा गुस्से के मारे। दिखाएगा नहीं कि मुझे गुस्सा आया, लेकिन वो काम छोड़ देगा, बोलेगा मैं किसी दिन आके कर लूंगा। मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पार्टी। मोती घास यानी कि हरी घास जो होती है उसको सुखाते हैं, और पटेल की रंगीन शीतल पार्टी, पटर्रे मतलब वो सूखी घास, तो उसको मिलाकर चटाई बनाते हैं। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी। ताल के सूखे छतरों की छतरी टोपी यानी कि जैसे छोटी टोपी होती है, टोपरी, उसको वो लोग ऐसे ये लगाते हैं डंडा, जैसे हमारी छतरी होती है, हम लोग जैसे बारिश में हम लोग छतरी यूज करते हैं, उसी तरह से वो छतरी होती है, जो हलवाई लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
और कलकत्ता, यहाँ पे जो लोग मिठाई वाले होते हैं वो लोग इस छतरी का उपयोग करते हैं। उसे बोलते हैं सूखे पत्तों की छतरी टोपी। इसी तरह से बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजबूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। बेकाम मतलब काम करो और उसके बदले में क्या लो? खाना लो या तो कपड़े लो और जाओ। बेकाम का काम, उसमें पैसे या कोई रोजी इस तरह से नहीं होती है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। इस तरह से वो अपना काम करता है। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में कारगर है। बात करने में कारगर है। कारगर यानी के बहुत होशियार। कारगर यानी के बहुत होशियार। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरजन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? मतलब जब वो बोला कि सिरचन बात करने में, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, उनसे जब वो तिलमिला उठी, जब उसने उसको अपमान जैसे दो शब्द बोले, तो वो क्या बोली कि ठहरो, मैं माँ से जाकर अभी कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेल की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? खेसारी का सत्तू यानी के जैसे ज्वारी होती है या कोई अनाज होता है, उस अनाज से सत्तू निकालते हैं। जैसे कोई हम लोग, हमारे गांव में तो गेहूं गेहूं को भिगो कर उसको पीस कर फिर उसको छानते हैं और उसका जो चीक निकलता है, उस चीक में गुड़ मिलाकर इलायची डालकर उसका एक भोजन बनाया जाता है। तो उस तरह से उसको खेसारी बोलते हैं। तो यहाँ पर खेसारी यानी कि वो हरे वटाने की जो सब्जी होती है, हरा वटाना, उसका खेसारी का सत्तू बनता है उनके यहाँ पर। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। क्या बोला वो? कि यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी। बबनी यानी कि जैसे हम छोटे बच्चे को प्यार से बेटी, बबनी, प्यारी, दुलारी इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से वो बोलता है कि यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू, मानू फणेश्वर नाथ रेणु जी की छोटी बहन। दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। क्या चेतावनी दी थी? माँ के साथ मिठाई की पतेली ना आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। तैनात करवाना, नियुक्त करना। तैनात करवाना, नियुक्त करना। माँ ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। मुहर छाप वाली, जैसे हम कभी कपड़े खरीदते हैं तो उसका एक ये होता है, ब्रांड होता है, ब्रांड कपड़ों का। जैसे जो पुरानी औरतें नौवारी साड़ी पहनती थी और जो पुरानी धोती होती थी, उसमें उस घोड़ा छाप अगर होता है तो वो कपड़ा एक्चुअल में कॉटन का, खादी का है, ऐसा उस पर छाप होता था। तो इसलिए वो बोलती है कि मुहर छाप वाली धोती दूंगी, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठ गया। चीख बुनने बैठ गया यानी कि वो अपनी जो झब्बेदार की
चटाई बनाने बैठ गया। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर लोग समझ गए इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मछली भाभी से नहीं रह गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। मुहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। बहुरिया यानी के बहू। तो बोलता है तुम क्या समझती हो कि वो धोती मुझे देगा और मुझे खाना देगा इसलिए मैं ये अच्छी चीज बना रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप अपने दिमाग में मत लाना। अगर आप धोती के साथ में मुझे अच्छी कुर्ती भी दोगे तो भी ऐसा इतना अच्छा काम करने वाला नहीं हूं। इस तरह से वो उसको समझाता है। किसको? बहू रानी को। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटकना यह मुहावरा है, यह आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आ सकता है। मुंह लटकना, निराश होना। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा। फुसफुसाकर यानी के कान में धीरे धीरे बोलते हैं ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरह से फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। क्या बोली? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मतलब मैं मूंग के लड्डू भी दे रही हूँ, असली घी वाले। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। अभी क्या क्या मिल रहा था सिरचन को? क्या क्या मिल रहा था? मुहर छाप वाली धोती मिल रही थी, कुर्ती मिल रही थी, मूंग के लड्डू मिल रहे थे, घी की खकरन मिल रही थी और चूड़ा 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 भी मिल रहा था। तो वो एकदम अंदर से खुश हो गया। और क्या क्या किया उसने दूसरे दिन? चीक की पहली पाती से 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास के पड़े सूप पर निगाह डाली। सूप यानी के जिस पर हम अनाज पकड़ते हैं, साफ करते हैं, सूप। चीक सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। चिवड़ा, चिवड़ा यानी कि कोई चिवड़ा बोलते हैं, कोई चिवड़ा बोलते हैं, कोई चूड़ा बोलते हैं। जैसी जैसी भाषा होती है वैसे वैसे लहजा होता है भाषा का। गुड़ का एक सूखा ढेला, गुड़। मैंने लक्ष्य किया, मतलब ध्यान दिया, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या दे रहे हैं मुझे, सूखा ढेला गुड़ का। मैंने दौड़कर माँ के पास गया और माँ से पूछा, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। कलेवा यानी के नाश्ता। आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? पकवान यानी कि तरह तरह के खाना बनाती थी। तो वो अंदर से क्या बोली? अरे मछली, मछली यानी कि मछली बहू। मतलब उसको 3 बेटे, बड़ा बेटा, मझला बेटा और छोटा बेटा। तो छोटे मझला जो बेटा है उसकी बीवी को क्या बोलते हैं? मझली। तो अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? सिरचन बोलता है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। अब ये जो वाक्य है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, यह आपको अवतरण चिन्ह के साथ लिखना है। ये परीक्षा में आपको 1 गुण के लिए आएगा। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए आपकी किताब में। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। मतलब उसने उसको छुआ ही नहीं, खाया ही नहीं। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौवें तन गई। भौवें तन जाना मतलब वो गुस्से से एकदम
देख रही थी कि क्यों माँ ने ऐसा बोला, अभी इसको मुझे दूसरा खाना देना पड़ेगा। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। क्या किया उसने, बूंदिया तलते तलते मुट्ठी में उठाई और उसे सूप में डालकर चली गई, जैसे किसी भिखारी को देते हैं। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपनी मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? मतलब वो ताना मारकर बोला कि आपके मैके से आई हुई मिठाई आप इसी तरह हाथ खोलकर फेंकती है क्या, बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा? सही बात है, अगर हम किसी से, जो कोई नौकर आदमी है, उससे अगर हम अपने घर की बात या अपने किसी घर के सदस्य की बात शेयर करते हैं या उसके सामने हम उससे बात करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे घर का माहौल देख लेता है कि इनके घर का माहौल ऐसा है, तो फिर वो इस इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके अपना मुंह मिट्ठू कर लेता है, मतलब अपना फायदा कर लेता है। इसलिए कभी भी अपने घर की बात या अपनी बात, अपना दुख, अपना सुख अपने नौकरों से कभी शेयर नहीं करना चाहिए। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। दुलारी यानी कि प्यारी बहू है। माँ तमक कर यानी कि गुस्से से झंझला कर बोली, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? क्या बोलती है कि मैं हमारी बहुओं से तू इस तरह से बात क्यों करता है? बदकुट्टी यानी कि बेमतलबी, बेवजह की बातें। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, क्योंकि वो घर की बड़ी है कि तुमको जो कुछ चाहिए तुम मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, गुस्सा आना, ये भी आपको एक गुण के लिए परीक्षा में आएगा। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए इधर उधर देखती बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी बात पर कान मत दो। क्या बोली, उसको मतलब उसको गुस्सा आया कि माँ ने डांटा। उसको इस बात का गुस्सा आया कि मजली ने बूंदिया लेकर इस तरह से फेंक के गई। तो बात को थोड़ा एडजस्ट करते हुए क्या कहा उसने, मानू ने उसके हाथ में पान दिया और कहा कि आप घर की बातों पर ध्यान मत दो, घर में 5 लोग हैं तो 5 किस्म की बातें होंगी, तो आप किसी की बात का बुरा मत मानना, इस तरह से बोली। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखा। क्यों? क्योंकि सिरचन को पान खाते देखकर वो अवाक हो गई कि ये नौकर आदमी और पान खा रहा है। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। गमकौवा जर्दा मतलब पान में जो एक चीज पड़ती है उसके गमकौवा जर्दा कहते हैं, वो खाने से सुगंध आती है और दिमाग थोड़ा काम करने में चलता है, इस तरह से। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। जली भुनी यानी उसको बहुत गुस्सा आता था, उसको वो सिरचन सदस्य पसंद नहीं था। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। क्योंकि क्या हुआ, उसने किस तरह से उसका अपमान किया देखो। झनकती हुई बोली, कौन? चाची, बड़ी वाली। कैसे बोली? तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान खाते हो, वो भी गमकौवा जर्दा वाला। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया, मतलब थूक के आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह संभाल संभाल कर
झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह गई। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे मंद, उसका काम ठप हो गया। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर मैं दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को लेके चली गई साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। वो शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। क्योंकि इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा दुख वो सहन नहीं कर पाया। और उसको किसकी याद आई उस दुख में, अपनी पत्नी की, कि जो अपने बच्चों को लेकर निकल गई थी, उसको छोड़कर चली गई थी और वो अपना जीवन अकेला व्यतीत कर रहा था। और वो इतना स्वाभिमानी था कि अपनी बीवी को लाने को भी नहीं गया, बच्चों को भी लाने को नहीं गया। और जब कभी यहाँ काम करता है तो वहां पर अपमान होता है, तो वहां पर काम भी छोड़ देता है, भले वो भूखे मर जाए, क्योंकि वो स्वाभिमान का पक्का है। यानी कि हमको इसमें से संदेश ये देता है, ये मिलता है। फणीश्वरनाथ जी क्या संदेश देते हैं कि हमें स्वाभिमान के हम पक्के होने चाहिए, हमें हमारा स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट छालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं जा ही रहा था, स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा। मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रहे अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, काम चोर चटोर। उसको ऐसा लगा कि मैं भी इसको गालियां दूं, क्योंकि आधा काम छोड़कर चला गया गुस्से से। गाड़ी आई, सामान चढ़कर मैं दरवाजा बंद कर रहा था। लेखक दरवाजा बंद कर रहे थे, मानू को गाड़ी में चढ़ा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो लेखक ने गुस्से से कहा, क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। मानू दीदी बोली, सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी का कुश। गाड़ी चल पड़ी। शीतल पाटी चटाई, चीक यानी के बांस की तिलियों का पर्दा। चीक यानी क्या, बांस की तिलियों का पर्दा। और जोड़ी आसनी की कुश यानी बैठने का आसन। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़े, इस तरह से कि नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। क्या बोला कि तुम मेरी बेटी के समान हो, ये मेरी तरफ से तुम्हें मैं बख्शिश दे रहा हूं। मानो फूट फूट कर रो रही थी। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, कि अगर मैं इसको कुछ बुरा भला कहती चाची और मछली दीदी की बातों में आकर, तो आज ये बख्शिश तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन मेरी बातें जिंदगी भर मेरे साथ रहती और जिंदगी भर मुझे कोसती रहती। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और तीनों के आंखों में आंसू झलक रहे थे। तो इस तरह से ये सिरचन नाम का जो सदस्य है, जो कलाकार है, इसका हमने आज ये पाठ देखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ, ये वाचन और ये शब्दार्थ आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके जो शब्द है, जैसे पगडंडी, मोती, चितल पाठी, तो इन शब्दों का मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ और स्वाध्याय दिखाती हूँ। नेक्स्ट।
पगडंडी गांव में इस तरह से ये पगडंडी होती है। पगडंडी यानी कि हम लोग मराठी में इसे पाउल वाट बोलते हैं। फुटपाथ जैसे हमारे यहाँ पे फुटपाथ होती है, तो यहाँ से लोग चलते हैं गांव में। ये खेसारी, खेसारी यानी कि वटाना। अभी इस वटाने के से इसका सत्तू निकालते हैं और इस सत्तू में गुड़ डालकर उसकी मिठाई बनाते हैं, तो उसको खिलाते हैं। शीतल पाटी यानी कि घास से बनी हुई ये चटाई, इसमें वो बहुत कारीगर था, कौन? सिरचन। नेक्स्ट, मूंज घास। इस घास से ये चीजें बनाई जाती है। इस घास को सुखाकर इससे टोकरियां बनाई जाती है। इस पटेल घास से भी चटाइयां और टोकरियां बनाई जाती है। मोथी घास, इस घास से भी पर्दे बनाए जाते हैं। और इस सूखी घास से और गीली घास से केरसुनी मतलब झाड़ू, इसको हम लोग बिहारी भाषा में कुच्ची कहते हैं, कुच्ची। जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चूड़ा यानी कि पोहा। इस तरह से चूड़ा होता है जो गांव में बनाया जाता है, तीखा वाला। नेक्स्ट, ये स्वाद लोलुप चटोर, उसको इस तरह से खाना अगर परोसा दिया जाए तो वो कोई भी काम अच्छे से करता है। सिरचन, ये देखिए इस तरह से ये शीतल पाटी होती है। और ये अपनी रचना का अभी स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वाध्याय। हाँ, ये परीक्षा में देखिए वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। आपको इस तरह से वाक्य आएंगे परीक्षा में। सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी, लोग उसके बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तो पाठ में जिस तरह से इसका क्रम है उस तरह से आपको लिखना है। जैसे लोग उसको बेकार नहीं बेकार समझते हैं, दूसरा मानू दीदी काकी की छोटी बेटी है, सातों तारों मंद पड़ गए हैं, और ये मेरी ओर से सब चीजें छोटी है। इसे आपको 2 गुण के लिए आएगा। ये आपको आएगा संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेन ताना क्या है? पेट भर खाना और एक हाथ पुराना कपड़ा। और मानू का उपहार, उपहार में क्या मिला था सिरचन से? शीतल पाटी और चीक और एक जोड़ी आसनी का। और सिरचन को लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखोर और कामचोर। यदि आपने ये पूरा संजाल याद कर लिया तो समझिए आपके 4 मार्क पक्के हो गए। स्वाध्याय देखिए आगे। संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, सिरचन को क्या क्या काम आता है? बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक बनाने को आती है, मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी बनाने आती है, सतरंगे ढोल के घोड़े बनाने आते हैं, और हलवाई के लिए 7 ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी बनानी आती है। ये तो आपको याद करना ही करना है। स्वाध्याय, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचार शब्द लिखिए। आपको किसी तरह लिखना देखियो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति को कुशल शक्ति ही कला है। जीवन में कला का विशेष महत्व है। कला से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कलाकार अपनी कलाओं के द्वारा जन समुदाय में उत्साह निर्माण करता है। जिस व्यक्ति के पास अद्भुत और कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। फिर वह एक चित्रकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है। कलाकार समाज का महत्वपूर्ण अंग है। ये समाज की संस्कृति की प्रतिबिंबित करते हैं। हर कलाकार की कलाकृति में उसके अपनी भावनाएं होती है, संवेदनाएं छुपी होती है। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी-कभी उसके जीवन यापन यानी कि उसकी जीवन प्रणाली का भी प्रमुख साधन होती है। जहाँ कला और कलाकारों का सम्मान होता है, वही विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होता है। कलाकार की कला का सम्मान ही कलाकार को सम्मान देता है। अतः हमें सदैव और कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा इस विषय पर आपको 80 शब्द लिखने हैं। यह आपको उपयोजन लिखने में आएगा। पुस्तक बहुत अनमोल होती है।
ये हमारे ज्ञान का विस्तार करती है, इसलिए मुझे पढ़ना बेहद पसंद है। मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूँ। आजकल जगह जगह पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर सभी विषयों के संबंधित में पिछले महीने औरंगाबाद शहर में विश्वविद्यालय के पास एक बड़े मैदान में ऐसा ही एक पुस्तक प्रदर्शनी लगा था। वह पुस्तक प्रदर्शनी 2 सप्ताह तक रहा। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस पुस्तक प्रदर्शनी में गए थे। पुस्तक प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही वहां माहौल देखने लायक था। वहां अलग अलग विषयों के अनुसार कई सारे बुक स्टॉल लगे हुए थे। हर एक बुक स्टॉल में पुस्तकों में भरी बड़ी बड़ी अलमारियां थी। हर एक स्टॉल पर चार पांच थे और पुस्तक के विषय में जानकारी देने के लोग पुस्तक को दिखाने का कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ स्टॉल पर जाकर पुस्तक की संबंधित जानकारी प्राप्त की। मैंने अपने छोटे भाइयों से अकबर बिरबल की कहानी वाली पुस्तक खरीदी। अंत में हम हिंदी लेखकों की जीवन, आत्मकथाएं, कविताओं वाले कुछ स्टॉल पर गए। वहां जाने के बाद हिंदी कवियों और लेखकों की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैंने और मेरे दोस्त ने हिंदी कहानियों तथा उपन्यासों पुस्तकें खरीदी। संपूर्ण पुस्तक प्रदर्शनी घूमते घूमते 1 घंटा बीत गया। पुस्तक प्रदर्शनी घूमने के बाद हम अपने अपने घर चले गए। मैं घर जाने के बाद अपने माता पिता के पुस्तक प्रदर्शनी के संपूर्ण 1 घंटे का अनुभव पूरे विस्तार से बताने लगा और वहां से खरीदे हुए पुस्तकें भी उन्होंने दिखाई। नीचे दिए गए हैं पहचान। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। इसको आपको सामान्य वर्तमान काल में ऐसा लिखना है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूं। और सामान्य भविष्य काल में लिखना है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल में लिखना है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूं, जा रहा हूंगा। और पूर्ण वर्तकाल में लिखना है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया हूं। यह आपको 2 गुण के लिए आएगा, इसको याद कर लो अच्छे से। आगे कोष्टक की सूचना अनुसार देखिए, अली घर के बाहर चला जाता है। आपको लिखना है, इसको सामान्य भूतकाल कैसे लिखोगे, अली घर से बाहर चला गया। और आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भविष्य काल में लिखना है, आराम हराम हो गया है, आराम हराम हो चुका होगा। और सरकार एक ही टैक्स लगाती है। इस वाक्य को आप सामान्य भविष्य काल में लिखोगे, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। और अपूर्ण वर्तमान में लिखोगे, आप अपनी देर से नाप तोल करते हो। कैसे लिखोगे अपूर्ण वर्तमान में, आप अपनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया चालू है।